नमस्कार दोस्तों, कहानी के झरोखे में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती दीक्षित इस बार कहानी लेकर आई हूँ प्रियंका ओम की, और जिसका नाम है खुदगर्ज प्यार। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए सुनते हैं कहानी खुदगर्ज प्यार। कैसी हो मीता? तुमने पूछा तो चौंक सी गई थी मैं। आज 4 साल बाद फिर से मीता सुना था मैंने। बहुत खुश हूँ, चेहरा दूसरी ओर मोड़े हुए ही कहा था मैंने, क्योंकि मन के अंदर शिकायत का स्रोत खुल चुका था और उसमें उल्हानों का संचार शुरू हो गया था। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मंदिर में बजने वाली घंटियों सा था, त्वरित भी और स्वरित भी। लेकिन तुम मंदिर में स्थापित मूर्तियों से मौन जो मुझे छोड़ आते थे मेरे ही बियावान में, उस दिन भी तो तुम मौन थे और मैं हमेशा की तरह तुम्हारे मन की कायरता को समझ गई थी। तुम मुझे छोड़ देना चाहते थे किसी पहाड़ी के ऊंचे टीले से फेंके गए पत्थर की तरह, या एक बड़े से पेड़ के उस आखिरी पत्ते की तरह जिसे छोड़ दिया था बेरहम पतझड़ ने अकेलेपन का श्राप देकर, या फिर अनगिनत तारों के समूह में तन्हा अकेले चांद सा। मैं कुछ पूछना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी सिवा तुम्हारी खामोशी के कुछ न मिलेगा। इसलिए तुम्हारी तरफ से अलविदा भी मैंने ही कहा, बिना आंसुओं के सैलाब के जो कब से आतुर थे बह जाने को, बेचैन थे पलकों का बांध तोड़ जाने को। किंतु हंसते मुस्कुराते जोड़ों को देखकर मैं भी मुस्कुराई थी तुम्हारे लिए आखिरी बार, और चल पड़ी थी अपने पीछे पैरों के निशान छोड़कर, जबकि जानती थी तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। आज जब तुम सामने हो तो कोस रही हूं अपने उन्हीं निशानों को। अभी अभी तो खुशियों की छोटी छोटी कश्तियां मैंने जीवन के समंदर में उतारी है, और तुम हाई टाइड की तरह डरावने सपने लेकर आ गए हो। बंद पड़ी किताब में पड़े पीपल के पत्ते की तरह जब तुम्हारी यादें सूख कर जालीनुमा हो गई है, तो तुम मयूर पंख के भ्रम में अपनी उपस्थिति की चाक खिलाना चाहते हो। शायद तुम नहीं जानते, अब मैंने किताबें पढ़नी बंद कर दी है। तुम तो अनाहुत थे ना, न लौट के आने वाले। फिर क्यों आ जाए हो? देखो ना, हृदय का वो अवांछित हिस्सा जो पड़ा हुआ था लावारिस लाश की तरह, अब भी निर्जीव है। तुम पहले भी निष्ठुर थे और आज भी हो। क्या जरूरत थी तुम्हें आने की? क्या तुम देख नहीं रहे कि किस तरह खुश होकर मैं तितली सी इतराती हूँ, बादलों सी बरसती हूँ और फूलों सी महकती हूँ? तुम्हारे चेहरे पर सुखद आश्चर्य की लकीरें देखकर मैं विषाद से भर गई। पल भर की खुशी से ही तुम्हें सुकून मिलता है, जबकि ये खुशियां तुम्हारी ही थीं, सदैव तुम्हारे लिए अपना दामन फैलाए तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी थी। लेकिन तब तुमने अपना मुंह फेर लिया और मैं तुम्हारे चौखट से बिना शिकायत के लौट आई थी, ये सोचकर कि कदाचित किस्मत में नहीं। किसी भी दिमागी युद्ध के शुरू होने से पहले ही मैंने पराजय स्वीकार ली थी, क्योंकि मैं और तुम मानसिक स्तर पर निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग थे। कुछ कहोगी नहीं? सुनकर किसी निर्दोष अपराधी सी फिर से चौंक गई थी मैं। नहीं, क्यों नहीं मीता, तुम्हारा अपराधी हूं, कोई सजा ही सुना दो। मैंने तो शरद से शादी के बाद ही तुम्हें माफ कर दिया था, कहकर भूतकाल के उस घटनाक्रम को लयबद्ध करने लगी जिसमें मैं शत विक्षत हो गई थी। तुमसे मेरी पहली मुलाकात भी कितनी अप्रत्याशित थी, जैसे जून की तपती दोपहर में अचानक से बारिश का होना। तुम्हें याद है ना, बारिश मुझे कितनी भाती है। मैं धूप में सूखी हुई मिट्टी की तरह बारिश में भीग कर सूंधी सूंधी महक जाना चाहती थी। मेरी बेशर्म नजरें जोंक की तरह तुमसे चिपक गई थी। मैं जानती हूँ मेरी निर्लज्जता से तुम
लेजलेजा महसूस कर रहे थे। तुमने 2-4 औपचारिक प्रश्न ही पूछे, जिनके उत्तर मैंने यंत्रवत बिना पल के झपकाए दे दिए। इसके पहले भी तुम बहुत बार यूं ही मेरे ख्वाबों में आकर मुझे बेचैन किया करते थे, जो सुबह होते ही हर सिंगार के फूलों की तरह टूट जाते थे। वो एक लम्हा होता है या एक पल, जब आंखों को सब कुछ अच्छा लगता है, और उसी पल तुम्हारा मुझसे साक्षात्कार हुआ था। मेरी नजरों की पहरेदारी में तुम स्वेच्छा से कैद हो गए थे, और जानते हो, इसके बाद अक्सर तुम्हें निहारने के बहाने से आईने में अपनी सपनीली आंखें देखा करती थी। कई बार तुमसे टकराकर जब मेरी नजरें पुनः मेरे पास लौट आती, तब यही नजरें चुगली करती थी तुम्हारे मन की। कह जाती थी कितनी ही मौन बातें तुम्हारे खामोश होठों की। कितने मादक होते थे वो पल जब मुझे देखकर तुम सिर्फ मुस्कुरा दिया करते थे। जानते हो, तुम्हारे नशे में मैं सारी रात बहका करती थी, और वो बहकना भी बहने जैसा होता था, जिससे मैं बहुत दूर निकल आती थी, इतनी दूर कि वापस आना भी तुमसे बिछड़ने जैसा लगता था। जब लंच में सब पेंट्री चले जाते थे, तब रह जाते थे मैं और मेरी किताब। फरफराते पन्नों से निकलकर जब बिखर जाते थे शब्द मेरे आसपास, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर निकल पड़ती थी उस सपनीले गुलशन में, जहां मेरी और तुम्हारी हंसी के गुलाब खिलते थे। ऐसे में एक दिन अचानक ही तुमने पूछा था, चाय पियेंगी आप? यह इतना आकस्मिक और अप्रत्याशित था कि मैं चौंक गई थी। यकीनन बुद्ध भी बोला करते हैं, जी पी लूंगी। इतना सुनते ही तुम लगभग दौड़ते हुए गए थे, और अगले ही मिनट चाय के 2 मग लेकर तुम मेरे सामने वाली चेयर पर मुझ पे नजरें गड़ाए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे चेहरे पे सुरंग उड़ेल दिया था। तुमने अपनी नजरें हटा ली थी। इतनी जल्दी? मैंने फिर से रुकी हुई बातों का सिलसिला शुरू किया था। नहीं तो खत्म हो जाती। अब तो सब दीवाने हो गए हैं, बहुत लंबी लाइन होती है। मैंने चाय पी और शुक्रिया में बहुत अच्छी है कहा। तुमने थोड़ा खुश होते हुए कहा, स्पेशल होती है, खास मेरे कहने पर लंच में बनती है, अब तुम्हारे लिए भी बनेगी। आपसे तुम तक का सफर चाय के साथ ही खत्म हो गया था। फिर तो रोज ही लंच में हमारा चाय और बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। और अगर कभी तुम न होते तो मैं अपनी किताब निकाल लिया करती और एक अलग सी रूमानी दुनिया में खो जाती। तुमने चाय के बारे में कहा था, चाय और बातों का गहरा रिश्ता है। इलायची वाली चाय पीते हुए मनपसंद विषय पर बातें करना तुम्हें बहुत पसंद है। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि उस दिन मैंने पहली बार चाय पी थी। तुम्हारी बातें तुम्हारी तो होती, लेकिन अक्सर तुम्हारी नहीं होती। उनमें कुछ अलग सा होता, लेकिन मैं उस अलग से जुड़े तुम को ढूंढ लिया करती, जो मेरे लिए वास्तविक रूप से अपरिचित था। एक दिन तुमने मुझसे पूछा था, जब मैं नहीं होता तब तुम ये क्या पढ़ती रहती हो? मुझे किताबें पढ़ने की आदत है। कैसी किताबें? रूमानी साहित्य। तुम्हारे चेहरे पर आश्चर्य की कई लकीरें एक साथ उभर गई थी। मैं कविताएं भी लिखती हूँ, पढ़ोगे? नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा। फिर कुछ रुककर कहा था, तुम्हें कुछ अलग सा मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। लंच के खाली समय में जब दूसरी लड़कियां नेल पेंट और लिपस्टिक की बातें करती हैं, तुम अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ती हो। एक ओर बिजनेस हैंडल करती हो और दूसरी ओर कविताएं लिखती हो। तुम एक कंप्लीट कंट्रास्ट पैकेज हो, आर्ट और बिजनेस का। मुझे दुख हुआ था, तुमने मेरी कविताएं पढ़ने से मना कर दिया था। क्या तुम सिर्फ मेरा मन रखने के लिए नहीं पढ़ सकते थे? कितना खुश हो जाती मैं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए ही सही।
लेकिन तुम निष्ठुर जो ठहरे। मेरे मन में चल रहे द्वंद्व से अनभिज्ञ कि तुमने कहा था, वाकई तुम कमाल हो। इतना सुनते ही खुशी से सराबोर हो गई थी। औरत का मन ऐसा ही होता है, थोड़ी सी तारीफ सुनकर पुलकित हो जाता है, बिल्कुल ओस की बूंद सा होता है। हमारा दर्द प्यार की किरणें पड़ते ही गायब हो जाता है और मन गुलाब की पंखुड़ियों सा खिल जाता है। मैंने खुश होकर कहा था, मैं वर्गो हूँ, ईश्वर ने ऐसा बनाया है, आधा व्यावसायिक और आधा रूमानी। उस दिन हम पहली बार अकेले मिले थे। मैंने कहा था, जानते हो, ऑफिस की आधी से अधिक लड़कियां तुम पे फिदा है। अच्छा, तुमने आश्चर्य से कहा था। क्यों, तुम्हें नहीं पता? मेरा तो सारा ध्यान सिर्फ तुम पे रहता है मीता। कहते हुए तुमने मेरी आंखों में देखा था और एक बार फिर शर्म की सुर्खियां मेरी रगों से निकलकर मेरे चेहरे पर बिखर गई थी। आजकल सब मुझे छेड़ते हैं, कल से मैं भी लंच नहीं लाऊंगी। क्या सचमुच? तुम्हें यकीन नहीं हुआ था? सचमुच? उनसे कह दो, अब मेरी रूह तक पर भी तुम्हारा अधिकार हो चुका है। कहते हुए तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं सर से पांव तक सिहर गई थी। मुझे ऐसा लगा था मानो तुम कोई देव हो जिसका इंतजार स्वर्ग की सारी परियां करती है, लेकिन तुम मेरे सपने में खोए थे। लेकिन जब मैंने तुम पे अपना अधिकार मांगा तो तुम्हारे पास सिवाय मौन के कुछ और न था। तुम्हें मेरी आंखें बहुत खूबसूरत लगती थी। मैंने कहा था, खूबसूरत सपनों से भरी, सपनीली आंखों वाली, सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली नमिता। तुमने हंसते हुए कहा था, सचमुच मेरी सपनों की एक अलग दुनिया है जहां तुम हो, मैं हूं और खुशियां हैं। सपनों की किस्मत में तो टूटना लिखा होता है, उसका खुशियों से क्या वास्ता, क्योंकि वास्तविक जीवन में तो खुशियां होती ही नहीं मीता। तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। तुम्हारा दिल डूबा हुआ था कहीं गहरे में। खुशियां हमारे अंदर होती है वरुण, उसकी तलाश में हम इधर उधर बिल्कुल वैसे भटकते हैं जैसे मृग कस्तूरी की खोज में। तुम बात को अधूरा छोड़ उड़ गए थे। तुम्हें कनिका के साथ खुश देखकर मेरे अंदर कुछ सुलग गया था। आखिर औरत हूं ना, ईश्वरीय विकृति से कहां अछूती हूं। जलन तो तुम्हें भी होती थी मुझे जतीन के साथ देखकर, लेकिन तुम कहते नहीं थे। लेकिन मैं बहुर्मुखी हूं, जब तक अपनी बात न कह लूं मुझे चैन कहां आता है। उस दिन भी मैंने साफ साफ पूछ लिया था, क्या कनिका मेरी सौतन है? तुमने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा था, तुम्हारे मेरे बीच हवा के लिए भी जगह नहीं है। हाँ, उस दिन इतनी भी जगह नहीं थी कि हवा भी आ जा सके, लेकिन तुम्हें तुम्हारा मौन धीरे धीरे मुझसे दूर ले जाने लगा था, जबकि मैं वहीं खड़ी रही। असल में हमारे दरमियान तुम्हारी कायरता छद्म रूप में आकर विकराल हो चुकी थी, इतनी विकराल कि वो तुम्हारे अहम का पर्याय लगने लगी थी। कई बार तुम्हारे साथ होना एक जलती हुई चिता के साथ शमशान में अकेले होने जैसा होता था। तब मैं भी उसी चिता में बैठकर सती हो जाना चाहती थी। कभी कभी तो तुम मुझे धुनी रमाए शिव से प्रतीत होते थे, तब मैं गौरी सा तब कर तुम्हें पाना चाहती थी। और कभी अकबर की तरह अपने सियासी मुद्दों में उलझे लगते थे, तब जोधा सी कुर्ती तुम्हें आकर्षित करने के बहाने ढूंढती थी। जानते हो, जिस तरह शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था,
उसी तरह मैं भी कभी लुका छुपी के बहाने से ही तुम्हारे मन के भीतर जा मंथन कर दर्द के सारे विष पी लेना चाहती थी, किंतु तुमने अपने मन के गिर्द गहरी खाइयां बना रखी थी। और उस दिन तुमने सपाट शब्दों में कहा था, तुम वैवाहिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, तुम्हारे लिए यह एक बंधन मात्र है। तो फिर मैं, तुम, हमारे बीच रिश्ता, हम यहाँ गले के बीच ही मेरे शब्द दम तोड़ रहे थे। घुटे शब्द मुझे कांटों से चुभ रहे थे और जो शब्द होंठों से टकराकर निकल रहे थे वो मेरी तरह ही टूटकर बिखर रहे थे। समंदर अपनी जगह था, किनारों से लड़ झगड़ के लहरें शांत हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो अब उसमें कोई उत्तेजना शेष नहीं बची थी। उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, इंद्रियां शिथिल पड़ गई थी। समंदर घट के आधा हो गया था। तुमने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा था, बर्फ से ठंडे हाथ, शरीर की सारी ऊष्मा भाप बनकर पलकों पे बिछ गई थी बरसने को। लेकिन मैं तुम्हें अपने आंसुओं की बाढ़ में बहाकर नहीं पाना चाहती थी। अपना चेहरा विपरीत दिशा में मोड़कर मैंने धीरे से अपना हाथ खींचा था। मीता, क्या एक दिशा में देखने के लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी है? क्या सिर्फ हमारे प्यार की ऊष्मा काफी नहीं? तुमने पूछा था। मैंने तुम्हें ध्यान से देखा। तुम्हारा चेहरा भी तुम्हारे शब्दों सा सपाट था, भाव विहीन। हाँ, तुम्हारी आंखों में प्रेम था, पर बहुत ही खुदगर्ज प्रेम। जिन आंखों में मैं कल के सपने देखना चाहती थी, वहां मुझे सपनों के ध्वंसावशेष मिले। फिर कुछ और देखने की इच्छा नहीं हुई। प्रेम का अर्थ पाना नहीं, सदैव देना ही होता है। इसलिए मैंने भी दे दिया था तुम्हें तुम्हारी आजादी, और मुक्त कर दिया था तुम्हें तुम्हारे मन की नपुंसकता के साथ, अपने उस बंधन से जिसमें कभी तुम बंधे ही नहीं थे। गीली ठंडी रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए बस यही दुआ कर रही थी, काश ये तुम्हारे मन की आग को भी शांत कर पाती। मैं नहीं जानता था कि शरद की पत्नी तुम हो। तुमने कहा तो मैं फिर से वर्तमान में आई थी। अब तो जान गए हो कि मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूं। मेरी भाषा में स्पष्ट तीखेपन के साथ साथ दोस्त की पत्नी पर अतिरिक्त दबाव था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। वरुण ने मेरी बात अनसुनी कर दी थी। स्वयं को ही भूला हुआ इंसान किसी और को क्या तलाशेगा? मैंने फिर से कटाक्ष किया था। हाँ, तुम्हारे बिना मैं खुद भी भटक गया था। जानती हो, सेक्टर 18 के उस पार्क में मैं अब भी फव्वारे के पास बैठता हूँ कि शायद कहीं से तुम आ जाओ। मैंने शरद पा लिया है वरुण। मुझे अब बाह्य शीतलता की चाह नहीं। इतने में शरद आ गए, जो एक फोन के आ जाने पर उठकर चले गए थे, मुझे मेरे अतीत के साथ छोड़कर। वेटर 2 कॉफी का मग और एक चाय का कप लेकर आ गया। मैंने कॉफी का मग उठा लिया था।